हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स को सलाम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। डॉक्टर भगवान का वो रूप जिन्होंने कोरोना के खिलाफ युद्ध में न केवल उम्मीदों के दीपक जलाए रखे बल्कि खुद को भूलकर दूसरों की जिंदगी की डोर को थामे रखा। डॉक्टर जिन्होंने अपनों से दूर रहकर भी कोरोना के खिलाफ योगदान में कोई कमी नहीं आने दी। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर हम उन सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टरों के बलिदान को नमन किया है। धरती पर भगवान के हजारों रूप, मुश्किल घड़ी में निभाया साथ, अपनों से ज्यादा रखा ख्याल, जिंदगी की जंग में जीत की डोर। आज उनके बिना हम हैं अधूरे, वो हैं तो हम हैं। कोरोना वॉरियर्स को सलाम। जब कोरोना से संसार में मच गया त्राहिमाम, उस वक्त दिन रात जिस भगवान ने दिया साथ, उन कोरोना वॉरियर्स को हमारा सलाम। क्या दिन क्या रात, अपनों से दूर, महीनों तक का इंतजार, लेकिन टूटती डोर को संभालने के लिए भरपूर तैयार। खुद की खतरे में जान, लेकिन नहीं सोचा एक बार जब शुरू हुआ कोरोना के खिलाफ महाअभियान। ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं हैं, ये ऐसे वॉरियर्स हैं जिन्होंने दुनिया के कई करोड़ों लोगों की जान को बचाया है, जिसके लिए पूरी दुनिया उनकी ऋणी है और हमेशा रहेगी। लेकिन सिर्फ आज ही नहीं, बरसों पहले से डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर खड़े रहे हैं और हार को जीत में बदलकर दिखाया है। कोरोना में भी सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि मरीज से मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए डॉक्टर्स ने पूरा सहयोग किया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस क्यों मनाया जाता है डॉक्टर्स डे? हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। डॉक्टरों को उनकी समर्पित सेवा के लिए धन्यवाद का दिन। सबसे पहले 1991 में देश में मनाया गया था डॉक्टर्स डे। महान डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है ये दिवस। पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिकित्सक समुदाय ने कोरोना महामारी से लड़ाई में भी अहम भूमिका निभाई है और इस समय भी सभी डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हुए हैं और कोरोना के खिलाफ अभियान में कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश भर के 420 डॉक्टर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना से जंग हारे डॉक्टर, दूसरी वेव में मौत के आंकड़े। दिल्ली में 100, बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 41, आंध्र प्रदेश में 26, असम में 3, छत्तीसगढ़ में 3, गुजरात में 31, गोवा में 2, हरियाणा में 2, जम्मू कश्मीर में 3, कर्नाटक में 8, केरल में 4, मध्य प्रदेश में 13, महाराष्ट्र में 15, ओडिशा में 16, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 1, तमिलनाडु में 14, तेलंगाना में 20, त्रिपुरा में 2, उत्तराखंड में 2, बंगाल में 16 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई। आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने
अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोरोना की पहली लहर में भी कुल 747 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें से सबसे ज्यादा इन राज्यों में धरती के भगवान जिंदगी से हारे। धरती के भगवान जिंदगी हारे। पहली लहर के आंकड़े: तमिलनाडु 91 डॉक्टरों की मौत, महाराष्ट्र 81 डॉक्टर्स की मौत, पश्चिम बंगाल 71 डॉक्टरों की मौत, आंध्र प्रदेश 70, गुजरात में 62 डॉक्टर्स की जान गई, मध्य प्रदेश में 22 डॉक्टरों की मौत। डॉक्टर्स डे के मौके पर समाज में डॉक्टरों के महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए हरियाणा न्यूज सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई के मौके पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और इसी को लेकर आज देश भर में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। डॉक्टरों को धरती पर ईश्वर का रूप कहा जाता है और वो लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे जिनके अपनों की सांस अटकी रही होगी और डॉक्टर तब आके उनकी सांसों को चला देते हैं। उससे बेहतर और कौन जान सकता है। डॉक्टर अपनी भूमिका निभाते हैं, बल्कि कोरोना महामारी के दौर में भी डॉक्टरों ने सब कुछ भूलकर अपनों से दूरी बनाकर गैरों की जान बचाई है। इसे देश ने भी देखा है और इस महामारी के दौर में कई डॉक्टरों ने जो है अपनी जान भी गंवाई है। तो इस तरह से जो आज डॉक्टर्स डे है उसको लेकर हरियाणा न्यूज भी इन कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के दौर में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है वो काफी सराहनीय है। और आज पीएम मोदी ने भी देश भर के डॉक्टरों को डॉक्टर्स डे पर बधाई दी है। और इस पर हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक डॉक्टर नेहा गुप्ता है, संक्रामक रोग विशेषज्ञ। मैडम स्वागत है आपका। और साथ में डॉक्टर राहुल भार्गव, हेमाटोलॉजिस्ट हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों को आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे पर सबसे पहले आप लोगों को हरियाणा न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले सवाल आपसे है राहुल भार्गव जी कि जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत ही विकट स्थिति थी, खास करके जब हम दूसरी लहर में आए उस समय देखे कि कैसे जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मतलब जिंदगी छोड़ के अपनों से दूर होके गैरों के लिए वो 24 घंटे काम करते रहे। इस दौरान आप लोगों को क्या क्या मुश्किलें आई, किस किस मुश्किलों से गुजरना पड़ा? काली भाई धन्यवाद पहले तो हरियाणा टीवी की इस पहल का कि डॉक्टर्स डे है आज और देश में डॉक्टर्स के इस दिन पे को सेलिब्रेट किया जाता है कि इंडोमिटेबल स्पिरिट्स जो हैं उनकी जिस प्रकार से वो खड़े होके इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन के बिना को देखे भाले भेदभाव किए हुए लोगों की जान बचाने की हर प्रयास और हर संयम कोशिश करते हैं। इस कोरोना काल में जब कोरोना की पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, हमारे को बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, बट शायद डॉक्टर को उसकी ट्रेनिंग को इसी तरीके से अंजाम दिया जाता है कि जो अननोन है उसको कैसे टैकल किया जाए। क्योंकि बहुत सारी खालिद भाई बीमारियां होती हैं, वो हार्ट की हो, लिवर की हो, पेनक्रियास की हो, जो बुक के अनुसार नहीं चलती। शायद वही एक कोरोना का भी सबसे बड़ा चीज थी जिससे हमें मालूम था कि हमारे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, किस प्रकार से वो अफेक्ट करती है और लोगों की जान बचानी है एट एनी कॉस्ट। और यहीं से यू कम अप विद सॉल्यूशन और इसी तरीके से साइंस और डॉक्टर्स मिलके सॉल्यूशन ढूंढते हैं और लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। तो शायद इसी तरीके से जब दूसरी वेव, आप देखिए 10 अप्रैल तक कुछ नहीं था, 17 अप्रैल तक आते आते 15,000 20,000 केसेस रोज आने लगे। तो शायद आपको अपनी जान को भुला के, खाने पीने को छोड़ के, सब चीजों को छोड़ के आपके सामने जो मरीज आता है आपको शायद वही चीज आपको लेते हुए चलती है और शायद वही आप में एड्रेनलिन रश लाती है जिसके अनुसार आप
बहुत दिनों तक बिना सोए बिना खाए पिए लोगों की सेवा करते रहते हैं। तो ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि आज देश में प्राइम मिनिस्टर से लेके सारे लीडर्स ने आज डॉक्टर्स डे को मनाया है, उनको आश्वासन दिया है, प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो खालिद भाई, वो सिर्फ मरीज को ठीक करना जानता है, ना कि जान लेने की बात सोचता है। इसलिए देश पूरे डॉक्टरों को सलाम कर रहा है और खास करके कोरोना काल में देखा कि कैसे डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगाई। हमारे साथ डॉक्टर नेहा गुप्ता संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, सबसे पहले तो संक्रमण को आप सबसे बेहतर तरीके से जानती होंगी और खास करके कोरोना काल में जिस तरह से संक्रमण दरें एक होती हैं कि किस तरह से बढ़ रही है वो भी आपको पता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कोरोना का दौर रहा पिछले 1.5 सालों में, जिस तरह से आपके सामने भी कई परेशानियां आई होंगी कि आप मरीज को देख रही हैं, उस वक्त आपको पता चलता है कि खुद कोरोना पेशेंट है, फिर आप उसको कैसे, उसके साथ कैसे टैकल कर पाती थी, उसको कैसे देख पाती थी, क्योंकि इसमें तो 2 गज की दूरी भी जरूरी है और मरीज को भी देखना है। उस समय किस तरह की परेशानी हो रही थी? देखिए, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ है तो शुरू में ही शुरू में जब केसेस हमारे पास आने लगे तब डेफिनेटली हम लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा से, जैसे पैंडेमिक, इन्फ्लुएंजा का पैंडेमिक हुआ था उसमें भी 2 गज की दूरी आवश्यक थी। तो जब ये कोविड का हुआ कि हाँ ये कोविड अभी आने वाला है या हो रहा है, तो फिर हमने अपने पेशेंट्स को, मतलब जब पेशेंट्स देखते समय ही ये कोशिश की कि हाँ हम डिस्टेंस बना के रखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मास्क पहन के रख सकें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जैसा कि 2020 में हुआ, शुरू में ही लॉकडाउन लग गया था। उस लॉकडाउन के लगने से जो केसेस बहुत जल्दी बढ़ते वो नहीं बढ़े, वो धीरे धीरे इंक्रीज हुए और वो जो कर्व था वो काफी हद तक फ्लैट रहा। एक और फायदा ये हुआ कि इस दौरान हम डॉक्टर्स को भी कोविड के बारे में पढ़ाई करने का क्योंकि मौका मिला। हर दिन कोई एक नई जानकारी आ रही थी और इस लॉकडाउन से केसेस थोड़े लेट हुए और उस दौरान ये डेफिनेटली पता चला कि हाँ एंटीकोगुलेशन या फिर कुछ और चीजें हैं जो हेल्प कर सकती हैं पेशेंट्स को मतलब बचाने के लिए। तो एक तो हमें खुद को भी अपने आप को हर दिन ही अपडेट करना होता है। दूसरा, जब हम पेशेंट्स को डील करते हैं, जैसे कि सेकेंड वेव के दौरान ये हुआ कि एकदम से ही बहुत सारे केसेस आने लगे, तो काफी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ठीक करते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टर पेशेंट्स को ठीक करने, मतलब अपना बेस्ट दे के पेशेंट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान भी। बिल्कुल, लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी मरीजों की जान बचाई जाए। लेकिन राहुल भार्गव जी, सवाल ये है कि जो पहला वेव था उसमें हमें यही कहा जा रहा था कि आप 2 गज की दूरी और मास्क लगाइए, ये भी जरूरी है, और साथ में हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोते रहिए। लेकिन जब दूसरी लहर आई उसमें हमने देखा कि कोरोना एक बहुरूपिया का रूप धारण कर लिया। एक डॉक्टर के तौर पे, क्योंकि हर दिन उसमें नए बदलाव जो हो रहे थे, उसको लेकर आप किस तरह की वहां पे दिक्कतें फेस कर रहे थे? एक डॉक्टर के तौर पे आपने तो बहुत कोरोना के मरीजों को इलाज भी किया है और इलाज करके घर भी भेजा है ठीक ठाक करके। खालिद भाई, जैसे पुलिस बहरूपिया कितना भी हो, कितना भी बड़ा चोर हो, उसको पकड़ लेती है, उसी प्रकार से डॉक्टर की ट्रेनिंग और जो जज्बा है मरीज को बचाने के लिए, वो निरंतर रूप से डॉक्टर के दिमाग में कौतूहल मचाता है कि मैं क्या और बेहतर इसके लिए कर सकता हूं। शायद वही जज्बा, जैसे आपने कहा 2 गज की दूरी थी, हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते थे ब्लड कैंसर के, जिनको हम गोदी में लेके जाया करते थे, उनसे गले मिला करते थे और वो बाद में 2 दिन बाद कोविड पॉजिटिव हो जाते थे। तो शायद कहीं ना कहीं खालिद भाई, ऊपर वाले में बहुत बड़ी आस्था है डॉक्टर की, और इस कोविड के दौरान वो शायद आस्था मेरी पर्सनली ऊपर वाले पे बहुत बढ़ गई कि आप अगर अच्छा काम करते रहते हो तो कहीं ना कहीं उसका आपको पॉजिटिव संकेत जरूर मिलता है। तो हमने 2 गज की दूरी दिमाग में रहती थी, पर जिस आदमी का आश्वासन देना हो, उसके घर वाले परिजन अस्पताल में भर्ती हो, उनको आप आश्वासन कैसे देते? आप दूर से नहीं दे सकते थे खालिद भाई, गले भी लगाना पड़ता था, हाथ भी मिलाना पड़ता था, हाथ भी पकड़ना पड़ता था, क्योंकि वही एक इंसान का टच है जिससे
इंसान का और डॉक्टर का और मरीज का एक रिलेशन बनता है। तो निरंतर रूप से मरीज को देखना, रात को आज भी मुझे याद है कि रात को 2-2 बजे तक इमरजेंसी में इस स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से कंटिन्यूअसली लैंसेट, गार्जियन जैसे, एनईजीएम जैसे आर्टिकल्स को, जर्नल्स को खोल के पढ़ते रहना। इधर मरीज था इमरजेंसी में, इधर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जो नई चीजें आ रही थी उसको इंप्लीमेंट करना था, उसको मंगवाना था, अस्पतालों में इकट्ठा करना था। तो खालिद भाई वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। बट मुझे लगता है कि सोसाइटी ने जो विश्वास, जो उनका इतना अटूट विश्वास है डॉक्टरों पे है और रहा है, उसी ने शायद मोटिवेट किया कि लोगों की हम जितनी ज्यादा बढ़ के आगे जान बचा पाए। इसीलिए जब ये लड़ाई झगड़ा होता है, आपसे दुश्मनी निकाली जाती है या परेशानियां होती है या टूट फूट होती है, इसी को देख के सोसाइटी में थोड़ा सा दुख जरूर लगता है। डॉक्टर नूपुर गुप्ता गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम स्वागत है आपका। और डॉक्टर पूजा बधवा हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर नूपुर गुप्ता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना का दौर हमने देखा, 1.5 साल का ये जो दौर है वो काफी दुखदाई रहा, लेकिन डॉक्टरों की वजह से देश ने इसको जीता है और हौसला जो देश के लोग हैं उनका काफी ऊंचा है। लेकिन सवाल यह है कि आप एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और आप खास करके इस दौरान जिस तरह से गर्भवती महिलाएं जो आती थी कोरोना पेशेंट के दौर में, उसको आप कैसे हैंडल कर पा रहे थे और उस समय आपके लिए क्या क्या चुनौतियां थी? क्योंकि एक तरफ तो बच्चा और जच्चा दोनों को ठीक ठाक रखना आपकी जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ कोरोना से भी खुद को भी बचाना और पेशेंट को भी ठीक करने की जिम्मेदारी थी। थैंक यू खालिद जी। ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हमने देखी, ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए और वो महिलाएं जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हुई। फर्स्ट वेव में तो हमें ये पता चला कि प्रेगनेंसी में कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है एज अगर हम दूसरे लोगों से कंपेयर करें, पर सेकेंड वेव में ये ही बहुत घातक और खतरनाक रूप में आई और बहुत से महिलाओं को घर में रहते हुए भी, सरकार के कहने के बाद भी, हमारे भी पूरे प्रिकॉशन लेने के बाद भी, जब वो घर में ही थी और कम से कम घर से भी कम से कम चेकअप के लिए आती थी, बहुत सारे कंसल्टेशन ऑनलाइन हुए, तब भी खूब इन्फेक्शन हुए और बहुत मॉर्बिडिटी यानी कि डेथ रेट भी इस समय पे ज्यादा थी। हमने बहुत सी महिलाओं को खोया भी, खूब सारे जो बच्चे पैदा हुए इन प्रेग्नेंट महिलाओं के, उनका वजन भी कम था, कुछ लोगों की कुछ बच्चों की न्यूबॉर्न की डेथ भी हो गई, कुछ डिलीवरीज भी प्री मैच्योर हुई, कुछ में बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। तो ये बहुत ही कठिन दौर था सभी के लिए, डॉक्टरों के लिए भी और प्रेगनेंसी के लिए भी। और हम लेकिन इस बात से अब हमें खुशी है कि प्रेगनेंसी में इसका अप्रूवल सरकार ने भारतवर्ष में दे दिया है और प्रेग्नेंट महिलाएं भी अब वैक्सीनेट हो सकती हैं। हालांकि इसकी हमारे पास बहुत रिसर्च नहीं है, पर जहां तक का भी डेटा है, अगर कुछ प्रोटेक्शन मदर को मिल सकता है, माँ को, और उसी के द्वारा बच्चे को भी मिल पाए। आपको रोकना चाहेंगे, सीएमओ गुरुग्राम के सीएमओ हमारे साथ है आपका। सर, सवाल मेरा यह है सबसे पहले कि कोरोना काल में जो हमने 1.5 साल का जो दौर देखा, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, आपके लिए तो काफी चुनौतियां रही होंगी, क्योंकि ज्यादातर जो मरीज है वो सरकारी अस्पतालों में ही जाता है और इस दौर में सबसे ज्यादा अगर भार बढ़ा तो सरकारी अस्पतालों पर बढ़ा। ऐसे में इन चुनौतियों से आप और दिल्ली एनसीआर में आता है, ऐसे में आप इन चुनौतियों से कैसे निपट पाए? बिल्कुल, गुड़गांव जो है ना केवल दिल्ली एनसीआर का एक पार्ट है, बल्कि एक मेडिकल हब होने की वजह से भी मैक्सिमम स्ट्रेस हमेशा ना केवल गुड़गांव जिले पर रहा, बल्कि प्रदेश के ही मरीज, ना कहूँ मैं दिल्ली से कहूँ, उत्तर प्रदेश से कहूँ, राजस्थान से और देश के अन्य हिस्सों से भी यहाँ पर मरीज बहुत आए मेडिकल हब होने की वजह से। और गुड़गांव में ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब हमारे क्यूमुलेटिव केसेज हैं। अगर एग्जैक्ट कहूँ तो 1,80,000 के करीब हमारे टिल डेट कोविड के। मैंने ये करने की कोशिश करी कि इन सभी मरीजों को टाइमली इलाज मिले इनकी और रिपोर्ट मिले, ताकि हम इनको ओवरऑल जो कहते हैं ना कोविड में डिसाइड क्या होती है, केस फर्टिलिटी यानी मृत्यु दर जो है वो आपकी मैनेजमेंट की या मेडिकल मैनेजमेंट की सेवाओं की या स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा को निर्धारित करती है। और गुड़गांव में हमने इसको सिर्फ 0.5% के करीब रखा, जो कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश के
ऐसे बहुत कम जिले होंगे जिनमें 2 लाख के करीब केस हों, टोटल क्यूमुलेटिव कोविड केस हों, और वहां पर मृत्यु दर जो है वो इतनी कम रही हो कोविड से। बिल्कुल दबाव हमेशा सरकारी सिस्टम पर ही रहता है, क्योंकि आज भी मेडिकल अब होने के बावजूद भी 40-60 का रेशो हमेशा मेंटेन रहता है। 60% के करीब मरीज जो है वो गुड़गांव जैसे जिले में भी सरकारी संस्थाओं पर ही निर्भर रहते हैं। और ये जो 1.5 साल रहा हमारे लिए या मेरे लिए या मेरे पूरे स्टाफ के लिए बहुत ही जिसको कहूँ इम्पोर्टेंट लोगों की सेवा करने के लिए रहा हमारे लिए। हमने इस 1.5 साल में कोई होली, दिवाली, तीज, त्योहार जिसको कहना चाहिए तो हम कोई नहीं मना पाए। सारा स्टाफ वही जो, और देखिए आप एक अजीब सी विडंबना जो रही कि पिछला पीक जो था वो एग्जैक्ट दिवाली के पास था और इस बार वाला पीक वो होली के पास था। तो सारा स्टाफ इन दिनों या कोई शनिवार इतवार कुछ नहीं देखा गया, और हमने कोशिश करी कि जितने मैक्सिमम टेस्ट किए जा सके और उनकी विदिन 24 आवर्स रिपोर्ट हम दे सकें, ताकि जल्दी से जल्दी कोविड से ग्रस्त मरीज को उसके परिवार से अलग करके, पृथक करके बाकी परिवार का टेस्ट किया जा सके और उनको सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन सीएमओ साहब, जब हमने देखा दूसरी वेव में खास करके जब मामले बढ़ने लगे, जब धीरे धीरे मामले 100, 200, गुरुग्राम की बात कर रहा हूं, जब यहां आने लगे, उसके बाद से एकाएक फिर मामला लास्ट में 5000 तक पहुंच गया, उसके ऊपर तक जाने लगा। उस समय आपके पास किस तरह के एक तरह से चुनौती थी? क्योंकि एक तरफ तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना टेस्ट भी करना था, दूसरी तरफ मामले बढ़ रहे थे, उनको एडजस्ट करना था, कैसे उनको कहां रखा जाए, किस तरह से उनकी व्यवस्था किया जाए। उस समय आप किस दौर से गुजर रहे थे? उस समय आप पर एक तो सरकारी दबाव भी होगा, मीडिया का भी दबाव, लगातार उनसे आपसे क्वेश्चन करना है कि मामले बढ़ रहे हैं, इन लोगों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, फिर सवाल उठाना कि बेड नहीं है या फिर बेड की कमी हो रही है। इस समय आप कैसे जूझ रहे थे? बिल्कुल एक ऐसा वक्त था जब हमारे पास एक दिन में 5000 से ज्यादा मरीज भी आ रहे थे, और 2 या 3 दिन के लिए मैं मानता हूँ ऑक्सीजन का इश्यू जरूर रहा होगा। अदरवाइज ओवरऑल हमने सिचुएशन को मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाकर अरेंज किया, या हमने अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स थे, जैसे सब डिविजनल हॉस्पिटल सोना हो, पटौदी हो या घोड़ाकला की हमारी सीएचसी हो, हमने और ईएसआई हो, इन सभी जगह, इवन पॉली क्लिनिक हो, या हमने एक्स्ट्रा बेड किए। वेदांता जैसा हमने एक 100 बेड का अलग से हॉस्पिटल बनाया मेकशिफ्ट। M3M में हमने 350 बेड किए। हीरो से हमने बात करी, होंडा से हमने बात करी, उन्होंने भी 100 बेड के हॉस्पिटल बनाए। कुल मिलाकर हमने 700-800 के करीब विदिन 5 to 7 डेज हमने 800 के करीब नए बेड क्रिएट करे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का इस्तेमाल किया और लोगों को सुविधा देने की कोशिश करी। जहां तक हम टेस्ट की आपने बात करी, बिल्कुल आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि गुड़गांव में अभी तक पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर पर मिलियन यानी हर 1 लाख या 10 लाख पर टेस्टिंग की बात करें तो गुड़गांव पूरे प्रदेश में नहीं देश में टेस्टिंग में अव्वल नंबर रहा है। और यही एक कारण रहा कि 5000 तक का आंकड़ा पहुंचने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कोविड में केसेस की डबल होने का 1 दिन या 2 दिन भी नहीं लगते, हम वहां से डबल होने की बजाय हमने वापसी की और आज ऑलमोस्ट 5000 की बजाय हम 5 केस पर भी प्रतिदिन आ चुके हैं और हमारे एक्टिव केस जो 40,000 थे वो आज घट के मुश्किल से 100 पर आ गए हैं। तो प्रयास सभी ने किया, अकेला जैसा मैं कह सकता हूँ अकेला इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम का प्रयास था। प्रेशर और दबाव रहता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि लोगों को हम जो संभव थी वो सहायता दे सके और उनका इलाज कर पाए। लेकिन सर दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव की भी बात आ रही है, क्या इसको लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है? क्योंकि आज सीएम ने भी इस मसले को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। और बिल्कुल तीसरी वेव संभावित जरूर है और बार बार कहा जा रहा है शायद ये बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए हमने कोशिश की है कि 500 से लेकर 700 के बीच में हम पीडियाट्रिक बेड जो है वो क्रिएट करें। पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स का इंतजाम कर रहे हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स का इंतजाम कर रहे हैं, कुछ स्पेशल यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं। सेक्टर 31 पॉली क्लिनिक में हम पीडियाट्रिक यूनिट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में हमने अपने ऑक्सीजन प्लांट्स बना लिए हैं। जिसको कहना चाहिए ना आत्मनिर्भर, हमने अपने सारी सरकारी संस्थाओं को ऑक्सीजन के मामले में कर लिया है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनको अपना पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर और नियोनेटल इंटेंसिव केयर पीकू या नीकू जिनको कहते हैं उनकी बेड 10% बढ़ाने के लिए बोल दिया है। सभी प्राइवेट अस्पताल जिनके बेड 50 से ज्यादा हैं उनको ऑक्सीजन प्लांट ईएसए या लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं
और कल इस बारे में इन आज तक 30 जून तक यानी कल जो गई थी वो इनको लास्ट डेट था और कल इन सभी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। 2 जुलाई को इनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी अपनी बेड संख्या और ऑक्सीजन स्टेट। एक सवाल और है, सवाल यह है कि बच्चों के लिए क्या कोई गाइडलाइंस है या फिर बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आ जाएगी, कुछ इसके बारे में सरकारी जानकारी? बच्चों के एडमिशन के लिए या आने वाले इलाज के लिए हमने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। वैक्सीनेशन उम्मीद है सितंबर माह तक जो 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन एक संभावना जताई जा रही है कि वो शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुरुग्राम के सीएमओ जो बता रहे थे कि तीसरी लहर आनी संभावित है और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। खास करके इस लहर का बच्चों पर ज्यादा असर हो सकता है, उसको लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। वक्त है ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस लहर का बच्चों पर कितना असर होगा अगर तीसरी वेव आती है तो। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स को सलाम कार्यक्रम में, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है और इसी के मौके पर हम डॉक्टर्स के वो व्यू जानना चाहते हैं जो कोरोना के दौरान, खास करके जब कोरोना काल था उस वक्त इन्होंने किन किन परेशानियों से इन्हें गुजरना पड़ा और आने वाले समय में किस तरह की इनकी तैयारी है। लगातार हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव बने हुए हैं और डॉक्टर नेहा गुप्ता भी बनी हुई हैं और बाकी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन भार्गव जी, सबसे पहले जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि जो तीसरी वेव है उसमें बच्चों पर ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? अगर तीसरी वेव में बच्चों पर असर पड़ता है तो उनके माता पिता को किस तरह की सावधानियां रखने की जरूरत है? खालिद भाई, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्ररी व्यू है। तीसरी वेव तभी आएगी जब हम कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएंगे और हम जिस प्रकार से अपना रहे हैं वो देखने लायक बात है। दूसरा, अगर हमारी वैक्सीनेशन अगले 6 महीने के अंदर में 60 से 70% लोगों को नहीं लगती तभी तीसरी वेव आएगी। तीसरी वेव जब भी आएगी वो जो भी अनवैक्सीनेटेड होगा उसको वो अफेक्ट करेगी। अब वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो वयस्क भी हो सकते हैं, वो बूढ़े भी हो सकते हैं जो वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से नहीं लगा रहे। और अभी तक कोई भी वायरस का वेरिएंट ऐसा नहीं है जो नेचुरल इम्यूनिटी को तोड़ के या वैक्सीन को तोड़ के उसको घेरे को तोड़ के तीसरी वेव लाने में कामयाब हो। केसेस आते रहेंगे, आज भी देखिए 30-40 हजार केसेस रोज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं खालिद भाई। उसकी पीक कैसी होगी, वो छोटी छोटी रिपल्स लंबे समय तक चलती रहेंगी। अगर हम एक अमेरिका का डेटा माने तो वो कहते हैं कि अगर 425 लोगों से कम रोज की मृत्यु दर है तो वो इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस में कन्वर्ट कर दी गई है। मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस से हर साल अमेरिका में मृत्यु होती है, वैसे ही इस प्रकार से कोरोना बैकग्राउंड में चलता रहेगा। आपकी वैक्सीनेशन दर को बढ़ानी है तो इसीलिए ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों में आएगी, पर बच्चों में अगर आएगी तो जिस प्रकार से सीएमओ साहब ने कहा कि पीडियाट्रिक आईसीयू, पीडियाट्रिक चीजें, उसकी तैयारी हमें पूरी रखनी चाहिए, पर उसके बारे में बात थोड़ी कम करनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर पूजा वाधवा हेल्थ एक्सपर्ट हैं और अतिरिक्त निदेशक हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन की। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, खास करके तीसरी लहर में बच्चों की बात हो रही है, इस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन आपसे भी आपका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। इस कोरोना काल के दौर में पिछले 1.5 सालों में किन किन जो है एक तरह से मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा या किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा? पिछले 1.5 साल में जो पहली वेव आई थी तो उसकी अंदर से सबसे देखा जाए और जो सेकंड वेव आई तो जो की संख्या थी वो सिक हुए और उनको आईसीयू की जरूरत पड़ी। और वो इतने बीमार थे कि उन बहुत सारे मरीज वेंटिलेटर तो पूजा जी से टेक्निकल दिक्कत की वजह से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन नुपुर जी लगातार जो आप अपनी बात रख रही थी उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दे पर आप बात रख रही थी और ये एक तरह से आधे आबादी की बात कर रही थी। इस कोरोना काल में उनको किस तरह से गुजरना पड़ा? प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे और प्रेग्नेंट महिलाओं का हमने देखा कि दूसरे दौर में उनका इन्फेक्शन की जो गति थी, जो सीवियरिटी थी, जो नंबर ऑफ इन्फेक्शन थे वो भी बहुत ज्यादा हुए। बहुत से लोगों को जो कि स्टेबल थे उनको हमने ऑनलाइन सपोर्ट दिया और टेलीकंसल्टेशन द्वारा इलाज किया, पर
कुछ महिलाओं को भर्ती होना भी पड़ा। उनमें हमने देखा कि निमोनिया ज्यादा था, हॉस्पिटल एडमिशन की नीड जो है वो ज्यादा थी, कुछ लोगों को वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ा, कुछ मॉर्टेलिटी भी ज्यादा हुई, यानी कि डेथ रेट ज्यादा थी। और साथ ही साथ जो न्यू बॉर्न या अनबॉर्न बच्चे थे उनमें बर्थ एस्फिक्सिया भी देखा, मतलब सांस लेने की दिक्कत हुई। उन बच्चों को उनका वजन भी कम था और उनके प्री मैच्योर डिलीवरी का रिस्क भी बढ़ गया इसी की वजह से। और इससे पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी को बहुत ही बड़ा झटका लगा। और प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन का अप्रूवल जो अब तक नहीं आया था, शायद को देखकर ICMR ने भी और जितने भी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। हालांकि हमारे पास इतना डेटा या इतनी रिसर्च नहीं है कि ये कैसे प्रेगनेंसी पर इसका इफेक्ट होगा या क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डेटा अभी नहीं है। पर कुछ mRNA वैक्सीन हैं जो कि अब शायद इंडिया में आने लगे, मॉडर्ना, जिसकी रिसर्च अमेरिका में हुई है, जिससे हमें ये पता चले कि ये प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। और प्रेगनेंसी में देने के बाद जो एंटीबॉडी बनती है वो बच्चों में भी देखी गई, कॉर्ड ब्लड में भी मिला और उससे प्रोटेक्शन बहुत हुआ। जो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो भी कम हुआ। तो अब कुछ ही दिनों से पूरे इंडिया में इसका अप्रूवल मिल गया है। हालांकि इसके लिए हम पहले काउंसलिंग करते हैं, पहले उनको समझाते हैं, तभी वो इंजेक्शन लिया जा सकता है। मतलब ये इन्फॉर्म्ड चॉइस है जो प्रेग्नेंट महिलाओं को, उनकी फैमिली को दी गई है कि वो चाहें तो आगे बढ़कर आके ये लगवा सकते हैं। पर एट द सेम टाइम ये भी समझाया जाता है कि ये इमरजेंसी अप्रूवल मिला है इस करंट पैंडेमिक से फाइट करने के लिए, तो ये आपकी चॉइस है कि आप लगवाना चाहें कि ना लगवाना चाहें। पर सेफ्टी इसी में है कि जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना ही फायदा होगा, प्रोटेक्ट कर ठीक पाएंगे। है। डॉक्टर नेहा गुप्ता भी संक्रामक रोग विशेषज्ञ हमारे साथ बनी हुई हैं। नेहा जी, कोई ऐसी घटना आप बताइए जो इस 1.5 साल के दौरान एक डॉक्टर के तौर पर, खास करके जो कोई कोरोना का कोई ऐसा मरीज आया हो जिसका आपने इलाज किया हो और उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो और आपके लिए यादगार पल बन गया हो। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट्स रहे हैं, लेकिन टर्निंग पॉइंट कोई ऐसा है जिस दिन आपको ज्यादा खुशी महसूस हुई हो कि हमने आज इस मरीज की जान बचा ली? देखिए, बिल्कुल, मतलब मैं ऑलमोस्ट 50 से 100 मरीज देखने पड़ रहे थे, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। लेकिन मेरे ख्याल से आप जब मुझे पूछ रहे हैं तो मेरे नाना जी को कोरोना हुआ था फर्स्ट वेव के दौरान ही, और वो 84 इयर्स के हैं और उनको पहले हमने रीवा में भर्ती कराया था। लेकिन उसके बाद में फिर जब उनकी हालत थोड़ी खराब हुई तो फिर उनको मैंने यहाँ पे बुला के फिर इलाज किया और वो ठीक हो गए। तो ये मेरे लिए डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत मेरे नाना जी हैं तो आई थिंक उनका आशीर्वाद रहा है और उसी की वजह से, भगवान की दया से, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स कहूंगी कि बच गए हैं। ठीक है। पूजा बधवा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। पूजा जी, मेरा सवाल वही है कि आपको भी किस तरह की चुनौती इस दौरान झेलनी पड़ी, खास करके जबकि कोरोना का दौर चल रहा था। आप हेल्थ एक्सपर्ट है, लोगों को सलाह देना, क्या उन सलाह को लोग मान रहे थे? जो आप सलाह दे रहे थे उस पे लोग उसको फॉलो कर रहे थे या फिर अनदेखी कर रहे थे? क्योंकि हमने तो कई बार ऐसा देखा कि बाजारों में सरकार की तरफ से गाइडलाइंस था, फिर भी लोग उसकी अनदेखी कर रहे थे। जब सेकेंड वेव आई तब काफी लोगों के अंदर रिसेप्टिवनेस थी, जो डॉक्टर कह रहे थे वो लोग फॉलो कर रहे थे। हालांकि सेकेंड वेव के अंदर हमने ये भी देखा कि जो यंग मरीज थे वो काफी सिक होके आ रहे थे। उसका एक रीजन ये भी था कि बूढ़े लोग थे, उनको एक वैक्सीनेशन भी मिल चुकी थी, दूसरा वो घरों में रह रहे थे, जबकि काम के लिए या घर का कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए दूसरे लोग, जो यंग लोग हैं, वो बाहर निकलते। तो ये भी एक रीजन था कि जिसकी वजह से यंग लोग काफी बीमार हो रहे थे जी। पर जब वो बीमार हो रहे थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जो उनके और रिलेटिव्स थे और जो उनके
तो आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार नूपुर गुप्ता भी हैं हमारे साथ बनी हुई हैं। मैम, इस दौरान हम खास करके कोरोना काल की बात कर रहे हैं, क्या आपको संसाधनों की कमी से जूझना पड़ा? कभी ऐसा लगा कि संसाधन अगर और ज्यादा होता तो लोगों की जानें और ज्यादा बचाई जा सकती? देखिए, बीच में कुछ समय ऐसा आया था जब सब जगह ही क्राइसिस था, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे वो दवाइयों की कमी हो, चाहे वो हॉस्पिटल बेड या आईसीयू बेड की दिक्कत हो। ये दिक्कत बीच में सभी लोगों ने फेस करी पूरे इंडिया में। और इंडिया क्या, आप बात करिए जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो भी इस समय पे डिफिकल्ट दौर से गुजरे, जब उनके यहाँ भी इस कोरोना का पीक था। पर इसी फर्स्ट और सेकेंड वेव से हमने यही सीखा कि जितने लोग वैक्सीनेट हो पाए, जितने लोगों को हम फर्स्ट सेकेंड डोज दिलवा पाए, तो हम थर्ड वेव को और आसानी से फेस कर पाएंगे। और जो मास्क लगाना या दूरी रखना, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, उसको ना भूलें और अपने दिनचर्या में या अपने रूटीन में उसको करते रहें। और ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्शन रेट कम होती है हम अपने पुराने दौर में आ जाते हैं। पर एज जो भारत का नागरिक होके हर जने को दूसरे को मोटिवेट करना है कि इंजेक्शन से ना डरें, चाहे वो रूरल इंडिया हो चाहे वो अर्बन इंडिया हो। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं बीच बीच में कम ज्यादा है, पर जैसे ही मौका मिलता है अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, तभी हम बच्चों को भी बचा पाएंगे। घर में जितने लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतनी सेफ्टी होगी। और आप देख रहे हैं कि इसके लिए हमें बाहर ट्रैवल करने के लिए, चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, इसके लिए भी ये इम्यूनिटी पासपोर्ट जिसका नाम दिया है उन्होंने, चाहे आपको कोविड इन्फेक्शन से इम्यूनिटी आई, चाहे आपको वैक्सीनेशन से आई, लेकिन अगर आपके पास कोविड एंटीबॉडीज हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और धीरे धीरे शायद ये ऑफिस में जब वापस ऑफिस खुलेंगे तब भी आपसे ये मांगा जाएगा। अगर आप कॉन्डोमिनियम में रहते हैं और वहाँ काम करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। नेहा जी, कभी ऐसा लगा क्या आपको कि किसी जो कोरोना पेशेंट है उसका इलाज करने जा रही हूँ, कभी ऐसा लग रहा हो कि हमारे पीछे भी लोग हैं, हमारे अपने हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम जान हथेली पर लेके जा रहे हैं? कभी इस दौरान कभी डर का कोई वैसे तो जो भगवान के रूप हैं डॉक्टर, वो कभी डरते नहीं, लेकिन कभी कुछ दिल में इस तरह की हलचल हुई क्या? बिल्कुल, परिवार भी है पीछे और कोरोना पेशेंट का इलाज करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अगर मैं कहूँगी कि मुझे कभी डर नहीं लगा तो मैं थोड़ा गलत रहूंगी। शुरू में डेफिनेटली हमेशा डर भी लगा था, और इसके डर कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर डर रहता है तो आप वो सभी सावधानियां बरतते हैं जो आपको बरतनी चाहिए। तो भगवान की दया से लाइक विथ ऑल द प्रिकॉशंस जो भी है, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, मैं अभी तक कोविड से बची हुई हूँ। डर कभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब भार्गव जी, आपके साथ तो हमने कई प्रोग्राम भी किए हैं खास करके कोरोना पे, और मुझे याद है कि आप यहीं से बैठे बैठे फोन भी करते थे बाकी अपने डॉक्टर्स को, जो जूनियर डॉक्टर्स थे, कि किसको क्या दवा देनी है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आज हम जा रहे हैं जो इलाज करने, या फिर आप जो है कोरोना जो मरीज हैं उनके बीच ही रहते हैं? जैसे घर भी जाता आदमी सोचता है यार आज तो मैं जितने कोरोना के मरीज थे उनके बीच से आया हूं, अपने बदन में जो हलचल होती है उस पर भी नजर रखता है। इस तरह से कभी लगा आपको? खालिद भाई बिल्कुल, अगर आप देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार आता है, 5 मई की बात, अगर आपको बुखार आया मुझे, तो मुझे लगा कि दूसरी बार मुझे कोरोना हो गया। पर क्या होता है डॉक्टरों के साथ, जो साइंस पढ़ता है उसको पता होता है कि उसकी सीमा कहां तक है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब मरीज उसके सामने जिस बर्बर हालत में आता है तो वो अपना पूरा झोंक देता है उसको बचाने के लिए। तो शायद ये जज्बा प्लस साइंस कि आप मास्क पहन के रहे। और मैं आपको खाली भाई सच्चाई बात बताऊं कि 15 अप्रैल से लेके 5 मई तक, जब तक बुखार आया मुझको खुद को, हम इमरजेंसी में रहते थे, बिना पीपी किट पहन के डबल मास्क पहनते थे। और मेरे अस्पताल वाले मुझे बताएंगे कि शायद मैं ही सबसे अस्पताल में कम डॉक्टर हूंगा जो मास्क पहनता है। मेरे जैसे बंदे ने भी डबल मास्क पहन के इमरजेंसी में कोविड के दौरान ड्यूटी करी, और उस समय यही मालूम था कि कोविड को बचाने का एक ही तरीका है, वो मास्क। और अगर जितने भी दर्शक इस बात को सुन रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं और आज बोल रहे हैं,
गर्व से बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए ये पता नहीं कि, पर मास्क आपको बचाता है। अगर मैं कोविड के 50 मरीजों से घिरा रहा सिर्फ मास्क पहन के, बिना पीपी किट पहने, तो आप ये देखिए कि कोविड से बचाने का एक सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ चीज थी मास्क। तो खालिद भाई, सबको डर लगता है, सबको लगता है कि मेरे परिजन है, और जिस प्रकार से इस बार लोगों ने अपने परिजनों को खोया, हमको भी डर लगता था कि हमारा अगर कुछ हो गया या वेंटिलेटर पे चले गए, या आपको जिस दिन बुखार आया खालिद भाई, दाढ़ी बड़ी हुई थी, उस दिन 3 बजे उठ के सबसे पहले शेव करी, ये सोच के कि अगर बाईपैप लगाना पड़ा तो शेव के साथ बाईपैप नहीं लगा पाएंगे। तो आप सोचिए, डॉक्टर भी अंदर से डरता है, पर वो शायद किसी को बता नहीं पाता, क्योंकि अगर वो बताएगा तो उससे ज्यादा जो डरे हुए लोग हैं वो और डर जाएंगे। तो अपने को बहुत सारी चीजों को बैलेंस, साइंस को बैलेंस, अपने डर को बैलेंस, अपनी फैमिली के डर को बैलेंस, उनकी अपेक्षाएं उपासनाएं सुनना, मरीजों के साथ लगे रहना ताकि उनकी जान बच जाए। और इस बार जिस प्रकार से बहुत लोगों की जान गई, वो भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण। तो खालिद भाई, इन सारे इमोशंस के साथ डॉक्टर आगे चलता है एक ही मकसद के साथ कि मरीज की जान बचाई जाए। नुपुर जी, यही सवाल आपसे भी मेरा है, क्योंकि आपके पास भी बहुत ऐसे पेशेंट आते होंगे जो बहुत पीड़ादायक रहते होंगे, उनके जो परिजन है उनको लगता होगा कि जल्दी से मैडम देख लें और ये जो हमारा जो मरीज है जो परेशान हो रहा है वो ठीक हो जाए। इस बीच आपको भी कहीं लगता था पता नहीं ये जो मरीज आया है कोरोना का पेशेंट है कि क्या है, पहले इसकी जांच कराएं या फिर इलाज करें, मन में कोई शंका उस समय? देखिए, हमने देखा एक समय ऐसा आया था जब इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ही ज्यादा थी, तो हम ये डर मन में नहीं आया कि इनको इन्फेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन हमने सारे प्रिकॉशन फॉलो करे जो कि रिसर्च द्वारा हमें सभी को पता थे कि हमने ढंग से मास्क लगाया, बार बार उसको नीचे नहीं किया, और अपने नाक और जो फेस है उसके ऊपर बराबर लगाए रखा, उसका फिटिंग अच्छा था, हाथ धोते थे, हमने सारे प्रिकॉशन अपनाए, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तभी हमारे जो मरीज आते हैं या उनके रिश्तेदार आते हैं वो ही हमें फॉलो करेंगे। अगर हम ये कर पाएंगे तभी हम दूसरों को कह सकते हैं कि आप इसमें पूरी प्रिकॉशन का इस्तेमाल करें। ये हमने पूरा किया। जब वैक्सीन आई तब हम पीछे नहीं हटे, हालांकि सबसे पहले हम लोगों को लगी और हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम कोविशील्ड लें, हम कोवैक्सीन लें या हम स्पुतनिक इंजेक्शन लें। जो वैक्सीन हमने लगवाई और इसी से हमने दूसरों को भी कॉन्फिडेंस दिया कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी करिए, और हम सब मिलकर इसको यूनाइट होकर जुड़कर फाइट करेंगे। लेकिन कई बार मैम ऐसा होता है कि जब किसी कोई मरीज परेशान होता है, उसका परिजन एक दबाव बनाने की कोशिश करता है कि इसको जल्द से जल्द देखा जाए। इस दौरान ये भी देखा जाता है कि सारे जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जाती है, चाहे उनके परिजन हो, बगैर मास्क के आएंगे, वो वहां पे स्टाफ के साथ भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार ये मामला उठा, कई बार ऐसे मामले आए कि इस दौरान डॉक्टर के साथ भी हिंसा हुई है। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि उसके लिए हमने कानून बना दिए, कोई डॉक्टरों के साथ बदसलूकी नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान है धरती का, वो लोगों की जान बचाता है। देखिए, जो वायलेंस हमने देखा और वो हम देखते आ रहे हैं, और शायद कोरोना के दौरान भी ये कंटिन्यू रहा, तो ये तो हम भी एक्सेप्ट नहीं करते, ये कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि हम तो की जान बचाने के लिए खड़े हैं। हमने एक दिन छुट्टी नहीं ली, 24 घंटे काम किया, हमेशा फोन उठाया, हमेशा इलाज किया और आगे बढ़कर। लेकिन इस कोरोना से हमने ये सीखा कि हमारी पेशेंस जो है और जो हमारी परसिवरेंस है या जो हमारी एम्पैथी है, जो हमारा कंपैशन है दूसरों के प्रति, वो बरकरार रहना चाहिए, और उसी के द्वारा हम उनके इमोशन को भी संभाल पाएंगे और उनकी तरफ से देखेंगे तो हम उनकी जो समस्या है उसको हम सुलझा पाएंगे। क्या नेहा जी, आपको भी लगा इस दौरान जब आप कोविड पेशेंट को देखती थी तो ऐसा आपको लगता था कि उसके जो परिजन हैं वो काफी कभी कभी उग्र हो जाते होंगे, कभी ऐसा उनको लगता होगा कि शायद डॉक्टर साहिबा उस तरह से इलाज नहीं कर रही हैं जिस तरह करना चाहिए, क्योंकि मेरा मरीज परेशान हो रहा है। जब मरीज परेशान होता है तो उसके तीमरदार उससे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली मेरी प्रैक्टिस में और मेरी एक्सपीरियंस में कोविड पेशेंट्स के साथ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। सो जो भी मेरे पेशेंट्स थे, कोविड के पेशेंट्स एटलीस्ट जो एडमिट हुए थे, वो
ठीक से समझ गए जो हम बात उनको कह रहे थे मरीज की स्थिति के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया, भगवान की दया से जो मेरे एडमिटेड पेशेंट्स थे वो सभी ऑलमोस्ट ठीक होके गए। लेकिन हाँ, फोन कंसल्टेशंस जब हम कर रहे हैं तो उस दौरान डेफिनेटली काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं, हो जाती हैं। वो इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि ये फोन कंसल्टेशन होता है, तो फोन कॉन्स्टेंटली हमारा भी बिजी होता है, और उस समय अगर कोई मरीज हमें फोन करता है तो फिर उसको बिजी टोन आएगी या वो हमसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो उस समय उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट वो डॉक्टर अपनी तरफ से, सारे डॉक्टर ही जितना बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि मेरे ख्याल से काफी लोगों इंक्लूडिंग मैंने सुना है, और खुद भी हम सोते थे रात में 11 बजे, सुबह उठ के 6:30-7 बजे से फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंसल्टेशंस करना, क्योंकि पेशेंट्स इतने ज्यादा थे। फिर भी कई बार क्योंकि केसेस ही इतने ज्यादा थे, तो हमारी बेस्ट कैपेसिटी के बावजूद भी कई बार कुछ पेशेंट्स हो गए हैं जो हम उनको कांटेक्ट नहीं कर पाए या फिर हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। बट ये क्योंकि केसेस ज्यादा हैं, डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है भार्गव जी, आपको लगा क्या कि कभी जब आप इलाज कर रहे हो और किसी कोविड मरीज की जो स्थिति है वो बिगड़ रही हो और उसके जो परिजन है जिस टोन में बात करना चाहिए उनका टोन बदल गया हो और काफी उत्तेजित दिख रहे हो, फिर उस समय आप, एक तो डॉक्टर पेशेंस तो रखता है, उस समय आप इस मामले को कैसे हैंडल किए? खालिद जी, बहुत कॉमन है। अगर आप सोचिए किसी आदमी का, किसी का हस्बैंड, किसी का फादर, किसी की मदर 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल में अगर वो मृत्यु के दर पे खड़ी हैं, तो आपको उनके साथ सहानुभूति है, आपको उनको समझना है कि किस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर चल रही होंगी। तो एक स्टैंड है जो मेरा स्टैंड रहता है, पहले उनको समझाना कि वो किस तरीके से जा रहे हैं, और ये स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल हुई है। कितने भी लोग आए हो, 5 आए हो, 10 आए हो, बट अगर आप प्यार से, सहानुभूति से उनसे बात करते हैं, उनको लगता है कि इलाज इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो खालिद भाई ज्यादातर देश के लोग मान जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से उनको ये नहीं बता पाते कि इस समय बीमारी प्रबल है और कोई भी विष की ऐसी ताकत नहीं है जो बचा पाए। और कोविड में था भी यही बात खालिद भाई, आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले आते, अमेरिका की भी टेक्नोलॉजी ले आते, तब भी अमेरिका में भी 5.5-6 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, ये फैक्ट है। और जिस प्रकार का डेल्टा वायरस था हमारे समक्ष, जिस प्रकार से उसने लंग्स को खराब किया, लोगों को मृत्यु हुई है, इसको मानना और समझना आवश्यक है। इसी डर से शायद आप, इसीलिए जो आज ये कैंपेन चल रही है हरियाणा टीवी के माध्यम से, इसीलिए मैं बार बार आपको कहूंगा दोबारा ये ना होने देना, मास्क और वैक्सीन जरूर लगाएं। मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, सबसे पहले डॉक्टर नुपुर गुप्ता से ही। गुप्ता जी, लास्ट, अब हमारा चूंकि अब थोड़ा वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कुछ ऐसा मैसेज दीजिए जो हरियाणा के दर्शकों के साथ साथ देश के जो दर्शक देख रहे हो उनको भी कोरोना के नियम को लेकर कुछ एक ऐसा मैसेज मिले जिसका वो फॉलो करें तो उनकी जिंदगी में बेहतरी हो सके। हाँ, देखिए, कोरोना काल के बारे में जो इंफॉर्मेशन इतना ओवरलोड है, इतनी इंफॉर्मेशन मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है, और दिन भर कोरोना वायरस के बारे में पढ़ना, इससे भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है और इसकी वजह से लोगों को नींद नहीं आ रही, एंजाइटी हो रही है और बहुत सी परेशानियां हो रही हैं जो घर में बैठ के हो रही हैं। तो जहां आपकी सोसाइटी में बाहर जाना जरूरी है, आप अपनी फिजिकल हेल्थ का उतना ही ध्यान रखिए जितना कि मेंटल हेल्थ जरूरी है, क्योंकि यदि आपकी दिनचर्या में हेल्दी फूड हैबिट, हेल्दी लाइफस्टाइल तो आपने कर लिया, स्मोकिंग या धूम्रपान, अल्कोहल जो भी, उसका भी सेवन कम कर लिया, लेकिन अगर एक्सरसाइज आपके रूटीन में है तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। बहुत से लोग घर में बैठ के ही काम कर रहे हैं, घर ही उनके ऑफिस में कन्वर्ट हो गए। बहुत से घरों में दिक्कत भी है, जगह की भी प्रॉब्लम है, बच्चे भी घर में हैं और बहुत कठिन दौर से बहुत लोग गुजर रहे हैं, बहुत लोगों की नौकरी भी चली गई। तो इस समय पर एक दूसरे का साथ निभाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ। ठीक है मैम। नेहा गुप्ता जी, लास्ट कमेंट। मैं ये कहूंगी कि सारी सावधानियां जो हम पिछले साल और अभी भी सेकेंड वेव के दौरान फिर हमने शुरू की थी, वो हमें कंटिन्यू करनी चाहिए और डॉक्टरों पे विश्वास रखिए। हम सभी आप लोगों के लिए जो भी हमारे नॉलेज में बेस्ट है वो करते हैं। ठीक है भार्गव जी,
लास्ट कमेंट जल्दी से, वक्त की सिंपल सी कमी। बात है, हम सब सोसाइटी के साथ खड़े हैं, मिलजुल के इस देश को बेहतर बनाना है और सुखाल बनाना है। मेरा यही निवेदन रहेगा। इस डॉक्टर्स डे से आप यही मैसेज लेके जाइए, हम सब मिलके, आप और हम सब मिलके कोरोना को हराएंगे। बिल्कुल। तो आप तमाम डॉक्टर्स डे पे आप डॉक्टर्स जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इस पूरे प्रोग्राम के दौरान ये जानने की हमने डॉक्टरों से आज कोशिश की कि आखिर इस जो कोरोना काल था उस दौरान किस किस परेशानी से गुजरना पड़ा, और डॉक्टरों ने बखूबी अपनी जो बात है वो हरियाणा न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक रखी। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए।